हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर फिजिक्स क्लास। सो हम लोग एनएलएम पढ़ रहे थे, दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इसमें कई सारे वीडियोस, छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू आप लोगों को इन्फॉर्म किया जा रहा है कि मैकेनिक्स को पढ़ने के क्या तरीके हैं। मतलब मैकेनिक्स के अच्छे सवाल को बनाने के लिए उनके FBD दैट इज फ्री बॉडी डायग्राम बनाना बहुत जरूरी होता है। जब कोई सिचुएशन आपको गिवन होता है और उस सिचुएशन को डील करने के लिए आपको इक्वेशन बनाना पड़ता है, फिर उन इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता है। तो पहले इक्वेशन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, FBD दैट इज फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ता है। तो अलग अलग केसेस लेकर के हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाने सीख रहे हैं। आज भी एक उसी का क्लास है, मान के चल सकते हैं। आज हम सिचुएशन क्या ले रहे हैं, दैट इज मोशन ऑफ ब्लॉक्स कनेक्टेड बाय मासलेस स्ट्रिंग। इसके पहले जो वीडियो आपके पास गया होगा उसमें हमने क्या लिया था कि 2 या 3 या 4 मासेस आपस में कांटेक्ट में होते थे और मोशन करते थे। अब कांटेक्ट में नहीं है, 2 मासेस, 3 मासेस, 4 मासेस आपस में स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, मतलब रस्सी से जुड़ा हुआ है और वो मोशन कर रहे हैं। चलिए देखते हैं अलग अलग कंडीशन के लिए। पहला कंडीशन जो हम यहां पर लेंगे, ध्यान दीजिएगा। कंडीशन नंबर 1, हम 2 मास का सिस्टम एक ले लेते हैं। अभी भी फ्रिक्शन चूंकि नहीं पड़े हैं तो हम सरफेस जो ले रहे हैं, फ्रिक्शन लेस सरफेस ले रहे हैं। लेट सपोज यहां पर एक मास है M1 मास और यहां पर एक मास है M2 मास। दोनों एक ही लेवल ऑफ सरफेस में, लेवल ऑफ सरफेस मतलब समझ में आ रहा है, एक ही हॉरिजॉन्टल सरफेस में, कोई एंगल नहीं है इसके बीच में, रखा हुआ है और आपस में कनेक्टेड है एक स्ट्रिंग से। दिस इज अ मासलेस स्ट्रिंग। ध्यान दीजिएगा, इस स्ट्रिंग का मास को हम नेग्लिजिबल मान रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है, कुछ तो मास होगा, लेकिन हम माने हुए हैं इसका मास क्या है, नेग्लिजिबल है। इसका मास को कंसीडर हम नहीं कर रहे हैं। हम मान रहे हैं ये जो ब्लॉक है इसका मास M1 है, इस ब्लॉक का मास M2 है। बोलिए क्लियर है? ब्लॉक का नाम दे देते हैं A एंड B। अब आप क्या करेंगे, इसको मोशन कराएंगे और ये मोशन तब अभी भाई रेस्ट पर है। ये मोशन तब करेगा जब आप एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। तो मान के चलते हैं आप इधर से इस ब्लॉक को पकड़ करके खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं, और ये जो फोर्स है, पुलिंग फोर्स, दैट इज F है। क्लियर है कि नहीं? यहां मैं लिख देता हूं, दिस इज फ्रिक्शनलेस सरफेस, फ्रिक्शनलेस सरफेस। चलिए अब आपको टास्क ये दिया गया है, जब इस पर फोर्स लगेगा तो ये मोशन करेगा, तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, पहला सवाल। और दूसरा सवाल, अगर फोर्स लगाएगा तो पक्का ये जो स्ट्रिंग है ये खींचा हुआ रहेगा, दैट इज टाइट रहेगा, लूज नहीं रहेगा। अगर लूज नहीं रहेगा तो टेंशन आएगा, वो टेंशन कितना है, टेंशन ऑन द स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स, ये निकालना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा इसका। तो फ्री बॉडी डायग्राम 2 ऑब्जेक्ट्स के अलग अलग हम बनाने का कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा, FBD फ्री बॉडी डायग्राम। तो जिस पर फोर्स लगता है उसको पहले बनाया जाता है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी इसको हम लिखते हैं पहले, मास M1 को हम यहां पर लिख दिए और मास M2 को हम यहां पर लिख दिए। क्लियर है? 2 सेम मास भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। M1 M2 लिख दिया। अब ध्यान दीजिए, M2 पर हम एक फोर्स लगा रहे हैं, ये फोर्स हमने लगाया है, बट ये स्ट्रिंग जो है इसको इधर खींचने का कोशिश करेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचने का कोशिश करेगा। मतलब इधर एक फोर्स है सर, टेंशन है, आपको पता है। क्लियर है कि नहीं? फोर्स अगर ऐसा है तो टेंशन इस पर इधर होगा। बोलो हाँ कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? अच्छा, एक बात और, ये जो स्ट्रिंग है इस ऑब्जेक्ट को इधर खींचने का कोशिश करेगा, लेकिन सेम स्ट्रिंग इस ऑब्जेक्ट को उधर खींचने का कोशिश करेगा। मतलब यहां पर टेंशन दोनों डायरेक्शन में आएगा, इस ऑब्जेक्ट के लिए इधर और इस ऑब्जेक्ट के लिए इधर। मतलब सर मास 1 के लिए टेंशन किधर लगेगा, इधर लगेगा। बोलिए जरा, एक्सेलरेशन किधर होगा? सर जिधर फोर्स है उधर ही एक्सेलरेशन होगा, इधर ही होगा, इधर ही होगा, और दोनों ही ऑब्जेक्ट पर बता रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, अगर सेम स्ट्रिंग से कनेक्टेड है दोनों ऑब्जेक्ट तो एक्सेलरेशन भी सेम ही होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, सेम स्ट्रिंग से कनेक्टेड होना चाहिए। अगर डिफरेंट स्ट्रिंग होगा तो एक्सेलरेशन डिफरेंट हो सकता है। वो सिचुएशन देखेंगे आगे वाले क्लासेस, आगे आने वाले क्लासेस। क्लियर है? तो फिलहाल इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो इधर होगा, ए मान लेते हैं, और इसका भी एक्सेलरेशन क्या होगा, ए होगा, ये मान लेते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम इक्वेशन लिखना स्टार्ट करते हैं। सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स इक्वल टू M इंटू ए, ये हमारा मूल मंत्र है, काफी सारे वीडियोस से ये चलता हुआ आ रहा है। तो यू नाउ हैव बीन हैबिटुएटेड विद दिस फॉर्मूला। क्या है ना, सपोर्टिंग फोर्स, दिस इज सपोर्टिंग फोर्स टेंशन, माइनस अपोजिंग फोर्स, इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, ओके, 0 लिख दिया, मास इंटू एक्सेलरेशन दैट इज M1 इंटू ए। सो टेंशन बिकम्स T इक्वल टू M1A। ये एक इक्वेशन आ रहा है, इक्वेशन नंबर 1 हम यहां पर लिख देते हैं। क्लियर है?
अब इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। सपोर्टिंग फोर्स कौन है? F है। अपोजिंग फोर्स क्या है? T है। इक्वल टू क्या हो जाएगा? M2A हो जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? तो यहां पर इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। हमें एक्सेलरेशन निकालने का ड्यूटी दिया गया था, तो एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा? एक काम कर सकते हैं आप, इनको और इनको ऐड कर दीजिए। क्लियर है कि नहीं? ये आपका FBD फॉर ब्लॉक 1 यहां से यहां तक हो गया। सही तरीके से नोट्स को बनाइए ताकि आपका फ्यूचर में भी काम आए चीजें। ठीक है, ये हो गया दूसरा ब्लॉक का आपका FBD। अब हम क्या करने जा रहे हैं? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करने जा रहे हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। चलिए ऐड कीजिएगा। T दिख रहा है हमको यहां पर, और यहां पर क्या दिख रहा है? प्लस F माइनस T दिख रहा है। और इसमें क्या दिख रहा है सर? M1A दिख रहा है, और इस पर हमें दिख रहा है M2A। यहां से आपको T और T कैंसिल आउट हो जाएगा, दिख रहा है F इक्वल टू आ जा रहा है, यहां से A कॉमन ले लीजिए, एक्सेलरेशन निकालना है M1 प्लस M2। सो यहां से एक्सेलरेशन क्या निकल के आ रहा है? दैट इज F डिवाइड बाय टोटल मास, दैट इज M1 प्लस M2। बहुत आसान। आपने अगर लास्ट वीडियो हमारा देखा होगा तो आपको ये बात पता होगा कि जब ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में होते हैं, थोड़ा सा रिकैप करा रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में जब होते हैं, अगर आपने इधर से एक फोर्स लगाया F, इसका मास M1 है, इसका मास M2 है, तो एक्सेलरेशन जो आता है वो क्या आता है ना सर? आपने जो फोर्स लगाया डिवाइड बाय टोटल मास M1 प्लस M2, यही हमने पढ़ा है लास्ट क्लास में। क्लियर है कि नहीं? और यहां पर जो टेंशन आ रहा है वो टेंशन नहीं आता था, लेकिन एक रिएक्शन फोर्स आता था कि M1 M2 पर एक रिएक्शन लगाता था और M2 M1 पर एक रिएक्शन लगाता, दोनों इक्वल और अपोजिट होता था। यहां पर रिएक्शन की जगह कौन आ गया है? टेंशन आ गया, नथिंग मोर देन दैट। बाकी सब कुछ सेम है, बाकी सब कुछ सेम है। यहां पर एक्सेलरेशन सेम फार्मूला से निकल रहा है। चलिए टेंशन निकाल के देखते हैं। टेंशन किसके बराबर होना चाहिए सर? जो रिएक्शन आ रहा था उसके बराबर होना चाहिए। देख लेते हैं। चलिए, तो ये टेंशन निकालना है। ये इस पर जितना टेंशन लग रहा है, मतलब सॉरी, जो स्ट्रिंग है इसके वजह से जितना टेंशन लगा रहा है, इसके वजह से भी उतना ही टेंशन लगाएगा, इससे फर्क नहीं पड़ता है। चलिए, तो कहां से टेंशन मिल जाएगा भाई? दोनों ही इक्वेशन में हमें टेंशन दिख रहा है और हमें टेंशन निकालना है, तो यहां से निकालो। एक काम करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, ध्यान दीजिएगा, हम दिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, तो हमें यहां पर दिख रहा है टेंशन इक्वल टू क्या? M1 इंटू A। तो A का फॉर्मूला आप निकाल चुके हैं, F डिवाइड बाय M1 प्लस M2। सो टेंशन का फॉर्मूला ये आ गया M1F अपॉन M1 प्लस M2। ध्यान दीजिएगा, इस पर रिएक्शन कैसे निकालते थे याद कीजिए। रिएक्शन, मान लीजिए ये A ब्लॉक है, ये B ब्लॉक है, तो रिएक्शन ऑन A बाय B या फिर रिएक्शन ऑन B बाय A दोनों ही बराबर होते थे। और क्या होते थे सर? जिस पर फोर्स लगा रहे उसको नहीं लिखते थे हम, क्या लिखते थे? M2। क्या लिखते थे? M2F अपॉन, क्या लिखते थे? M2F अपॉन M1 प्लस M2। ये लास्ट क्लास की चीजें हैं, लास्ट क्लास, लास्ट वीडियो में ये चीजें आपको पढ़ाया गया। यहां पर क्या आ रहा, ध्यान दीजिए, M1 आ रहा है सर, जिस पर फोर्स लग रहा है उससे दूर वाले फोर्स को लिया जाता है। सर इस पर फोर्स किस पे लग रहा था? M1 पर लग रहा था, इसीलिए यहां पर क्या लिखा हुआ है? M2 लिखा हुआ है। अगर फोर्स M2 पर लगता तो हमें क्या लिखना पड़ता? M1 लिखना पड़ता यहाँ पर। तो फिलहाल यहाँ पर जो फोर्स लग रहा किस पर लग रहा? M2 पर लग रहा, तो M2F थोड़ी होगा, क्या होगा? M1। क्लियर है कि नहीं? सेम चीजें क्लियर है। यहाँ पर फोर्स M1 पे लगा था इसलिए M2F आया है। यही फोर्स को आप इधर से लगा दीजिए, उल्टा हो जाएगा, M1F हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ गया? तो बिल्कुल सेम तरीका है, सब कुछ सेम है, बस रिएक्शन की जगह टेंशन आ चुका है और कुछ नहीं। क्लियर है? समझ में आ गया है? चलिए नेक्स्ट कंडीशन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट कंडीशन की तरफ। कंडीशन हम ले रहे हैं इस सिचुएशन में क्या है, कंडीशन नंबर 2 लिख लीजिएगा। क्या है? अब आप तीन ऑब्जेक्ट्स को ले रहे हैं, ठीक है, सेम हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ। लेट्स सपोज दिस इज मास 1, दिस इज मास 2 एंड दिस इज मास 3। आपस में स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। इन दोनों के बीच एक स्ट्रिंग है और इन दोनों के बीच एक अलग स्ट्रिंग है। अगर डिफरेंट स्ट्रिंग होगा तो टेंशन भी डिफरेंट होगा। अब फोर्स किधर से लगा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, कि अभी भी फोर्स हम एक काम करते हैं, राइट वर्ड इस तरह से लगाते हैं, पुल कर रहे हैं इसको, राइट वर्ड पुल कर रहे हैं। क्लियर है कि नहीं? फ्रिक्शनलेस सरफेस है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है,
ठीक है, इक्वेशंस वगैरह बनाना है क्या, सबसे इंपॉर्टेंट बात एक्सेलरेशन सबका निकालना है, और दो स्ट्रिंग है भाई, दो स्ट्रिंग है तो दो डिफरेंट टेंशन होंगे और दोनों टेंशन को निकालना है। क्लियर है कि नहीं? चलिए निकालने का प्रयास करेंगे। तो उसके लिए हमें बनाना होगा FBD, ध्यान दीजिएगा, FBD फ्री बॉडी डायग्राम। यहां पर हम मास 1 के लिए लिख लेंगे, यहां पर हम मास 2 के लिए लिख लेंगे, चलो, और यहां पर हम मास 3 के लिए लिख लेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम फोर्स लगा रहे हैं M3 पर, फोर्स लगा रहे हैं, तो ये जो स्ट्रिंग है टेंशन लगाएगा इस पर, इधर ये टेंशन लगा रहा है। क्लियर है? लेकिन इस ऑब्जेक्ट पर तो स्ट्रिंग इधर टेंशन लगा रहा, बट इस ऑब्जेक्ट पर टेंशन उधर लगेगा। समझ में आ रहा? यहां पर टेंशन का नाम दे दो भाई, इसका नाम T2 दे देते हैं। ठीक है, यहां पे भी सिमिलरली दो तरफ से टेंशन होगा, यहां पर नाम दे देते हैं T1। क्लियर है? ये T1 है, ये T2, नाम दे देते हैं। सो यहां पर जो टेंशन है अगर T2 है इस तरह से, तो यहां पर टेंशन अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, T2 सेम होगा। क्लियर है कि नहीं है? अब आगे बात करते हैं, इस मास पर भी एक और तरफ से टेंशन है, स्ट्रिंग लगा रहा है, इधर से टेंशन है T1। ये बोलना गलत हो रहा है कि मास पर टेंशन लग रहा है, मास पर टेंशन नहीं लग रहा, स्ट्रिंग पर टेंशन लग रहा है। टेंशन जो है किस पर लग रहा है, स्ट्रिंग पर लग रहा है। ठीक है, अब इधर से जो ये टेंशन, लेकिन इस ऑब्जेक्ट के वजह से इस स्ट्रिंग पर उधर टेंशन लग रहा है, उधर टेंशन लग रहा है, और इस टेंशन के वजह से, इस टेंशन फोर्स के वजह से ही ये मास उधर जाएगा। क्लियर है कि नहीं? फोर्स आप एग्जैक्टली इधर लगाए हैं तो सभी मासेस पर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम होगा, और डायरेक्शन भी सेम होगा, प्लस मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। चलिए इक्वेशन लिखना स्टार्ट करते हैं। सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स इज इक्वल टू MA, दिस इज M1A, ये M1 है। ठीक है, M1 है, सो आप लिख सकते हैं T1 इक्वल टू M1A, इक्वेशन 1। दिस इज FBD ऑफ ऑब्जेक्ट 1, M1 सॉरी। दूसरा पर आते हैं, supporting force that is T2 minus opposing force that is T1 is equal to M2A, this is equation number 2। ये हो गया आपका free body diagram of M2। now supporting force that is F minus opposing force that is T2 is equal to MA that is M3A, ये हो गया free body diagram of M3। क्लियर है कि नहीं? अब जब आप इन तीनों इक्वेशन को ऐड करोगे, ध्यान से देखिएगा, ये इक्वेशन नंबर 3 है, तो यहां से आपको दिख रहा है T1, यहां से T1 कैंसिल हो जाएगा, ये T2 यहां से T2 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, F बचेगा, और उधर क्या बचेगा, M1A प्लस M2A प्लस M3A, इससे A निकल जाएगा। तो डायरेक्टली हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिख सकते हैं यहां पर, दैट इज टोटल मास अपॉन टोटल मास डिवाइड बाय टोटल मास, M2 प्लस M3, F डिवाइड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3, ये डायरेक्ट आ रहा है। क्लियर है? इसमें तो दिक्कत नहीं, सभी का एक्सेलरेशन सेम है। क्लियर है? अब टेंशन निकालना है, कौन सा टेंशन निकालना है, एक काम करते हैं T1 निकालते हैं पहले, मतलब यहां पर टेंशन कितना है ये निकालना चाह रहे हैं। बच्चा समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां पर टेंशन कितना है ये निकालना चाह रहे हैं, तो यहां पर टेंशन कितना है, यहां लिखिए, देखिए ध्यान से, T1 इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशन 1, देखिए ध्यान से, फ्रॉम इक्वेशन 1 T1 इक्वल टू M1A लिखा हुआ बच्चा, M1 लिख दिया, और A का वैल्यू क्या है, F डिवाइड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3, ये निकल गया T1। मतलब इधर से जो टेंशन लग रहा है और इधर से जो टेंशन लग रहा है दोनों ही सेम है। क्लियर है कि नहीं? ऐसे भी आपको बता चुके हम, इस पर जो टेंशन होगा, यहां पर अगर टेंशन का बारे में बात करेंगे हम, तो ये जो फोर्स है उससे दूर जो मास है उस पर बात करते हैं। याद करो रिएक्शन में भी ऐसे ही होता था, रिएक्शन में भी बिल्कुल ऐसे ही होता था, जब तीन ब्लॉक आपस में कांटेक्ट में होते थे, इस तरह से हमने आपको सिखाया है, तीन ब्लॉक आपस में कांटेक्ट में होते थे, A, B और C, मतलब M1, M2 और M3। क्लियर है कि नहीं? और अगर फोर्स आप इधर से अप्लाई कर रहे थे तो सबसे दूर, यहां पर जो रिएक्शन होता था, ये इस पर लगाए चाहे ये इस पर लगाए, तो क्या होता था, सिंपल M3 इंटू एफ, यहाँ पे जो फोर्स लगाते थे M3 इंटू एफ, इस तरह से लिखते थे, M3 इंटू एफ डिवाइड बाई M3 इंटू एफ डिवाइड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3, ये लिखते थे। अब ये क्या होता था, रिएक्ट, मान लीजिए ये A है, B है, C है, यहाँ हो जाता था रिएक्शन ऑन B बाई C, या फिर रिएक्शन ऑन C बाई B, इस तरह से होता था, आप पढ़ चुके हैं, सबसे दूर वाला होता था।
फोर्स जिधर लगेगा उससे सबसे दूर वाला, फोर्स इधर लग रहा है तो सबसे दूर वाला क्या है, m1 है, दिख रहा है m1f डिवाइड बाय टोटल मास दैट इज m1 प्लस m2 प्लस m3। क्लियर है कि नहीं? अगर क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे, हम इसको मिटा रहे हैं। ये लास्ट वीडियो जो है अगर देखे नहीं है तो आप लोग पहले देख लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। अब हमारा टारगेट है T2 निकालना, तो T2 आप कहां से निकाल सकते हैं, यहां से निकाल लीजिए। क्लियर है कि नहीं है? T2 यहां से निकाल लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 3। तो फ्रॉम यहां पे लिखने में अब दिक्कत होगा, मिटा दिए ना इस वजह से, इसमें थोड़ा सा अभी मॉइस्चर बहुत ज्यादा है और इस पर भी मॉइस्चर है। लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या है, F माइनस T2 दैट इज इक्वल टू M3A। ए का वैल्यू पुट करेंगे, ध्यान दीजिएगा ये T2 उधर चला जाएगा तो T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, F ये इधर आएगा तो माइनस M3A, ए का मतलब F डिवाइड बाय टोटल मास दैट इज M1 प्लस M2 प्लस M3। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या होगा F1 M1 सॉरी F M1 या M1F M2F M3F ऐसा होगा और माइनस करेंगे M3F को तो बचेगा क्या M1 प्लस M2F। तो T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर M1 प्लस M2F अपॉन टोटल मास दैट इज M1 प्लस M2 प्लस M3। सो दिस इज द टेंशन हियर, फोर्स से दूर कौन सा दो मास है, M1 प्लस M2। क्लियर है कि नहीं? एकदम आसानी से, अगर लास्ट वीडियो आप लोग देखे हुए तो आसानी से आप इसको डील कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? अगर ये दो सिचुएशन, अभी हमने दो कंडीशन आपको बताया, अगर आपको प्रॉपर्ली समझ में आ गया है तो नेक्स्ट दो कंडीशन का इक्वेशन हम डायरेक्ट लिखने का कोशिश करेंगे, इतना बनाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है कि नहीं? तो चलिए हम दो और कंडीशन लेंगे, डायरेक्शन ऑफ फोर्स को बदल देंगे बस। क्लियर है कि नहीं? और वहां इक्वेशन लिख करके देखेंगे। अब हम नेक्स्ट कंडीशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, डायरेक्ट इक्वेशन बनाना है। अब हमको एफबीडी वगैरह नहीं बनाना, पूरा बना चुके, सिचुएशन को पूरा समझ चुके हैं हम। कंडीशन नंबर 3 जल्दी से लिखिएगा, क्या है कंडीशन, ये हमने सरफेस बना दिया, दो ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, ये रहा M1 मास का एक ऑब्जेक्ट, ये रहा M2 मास का एक ऑब्जेक्ट। फोर्स अच्छा दोनों स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, सिंगल स्ट्रिंग है। फोर्स पहला बार में पहला कंडीशन में इधर से लिया था, अब हम इधर से फोर्स ले रहे हैं। फ्रिक्शनलेस सरफेस है, अभी भी फ्रिक्शनलेस सरफेस है, फ्रिक्शनलेस सरफेस। फटाफट जो है इक्वेशन लिखना है हमें, तो चलिए ध्यान दीजिएगा। ये फोर्स लगाने से इस पर टेंशन आएगा और दोनों तरफ से आएगा, इधर से इधर से एक ही टेंशन आएगा। क्या है वो टेंशन और दोनों का एक्सेलरेशन क्या है, यही तो सवाल है। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बच्चा, जो आपने फोर्स लगाया डिवाइड बाय टोटल मास दैट इज M1 प्लस M2, बात खत्म। और टेंशन कैसे निकालेंगे, तो टेंशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। टेंशन यहां पर क्या होगा, इस फोर्स से जो दूर वाला मास है वो लिखना होता है दैट इज M2F डिवाइड बाय M1 प्लस M2। खेल खत्म। बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं? क्लियर है? क्लियर है। और अगर बैंकिंग सिस्टम वाला जो आपको ट्रिक बताए थे हमने लास्ट वीडियो में, अगर आप देखे हैं तो उससे भी डायरेक्ट आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसी में हम एक और कंडीशन ले लेते हैं, कंडीशन नंबर 4। कंडीशन नंबर 4 एकदम वही हम लेते हैं, ब्लॉक 3 ब्लॉक है, दिस इज M1, दिस इज M2 एंड दिस इज M3। क्लियर है कि नहीं? ये M1 मास है, ये M2 मास है, ये M3 मास है। दो डिफरेंट स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, यहां पर एक स्ट्रिंग है, यहां पर एक स्ट्रिंग है, यहां पर एक स्ट्रिंग है, दो डिफरेंट स्ट्रिंग है, तो टेंशन भी अलग अलग आएगा ऑब्वियसली। और इस पर फोर्स हम अब इधर से लगा रहे हैं F। क्लियर है कि नहीं? सो लेट सपोज यहां पर अगर टेंशन क्या है, T1 है, यहां पर टेंशन क्या है, T2 है। हमने आपको बोला था कि टेंशन का जो डायरेक्शन लीजिएगा इस तरह से लीजिएगा कि ये जो स्ट्रिंग है खुद को लूज करने का कोशिश करेगा, ऐसे तो टाइट होगा, ऐसे लूज करने का कोशिश, ये ऑलरेडी बताया हुआ। तो चलिए निकालते हैं, पहले एक्सेलरेशन निकालिए। सो एक्सेलरेशन तो आपको पता है सिंपल क्या हो जाएगा, सर आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं डिवाइड बाय टोटल मास दैट इज M1 प्लस M2 प्लस M3। इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब आप इस टेंशन पर फोकस कीजिएगा, पहले फोर्स से दूर नहीं, इससे भी कर सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए इस टेंशन को निकालता है T1। इस टेंशन को अगर जब निकालिएगा तो आपको दिखेगा इसके बाद कितने फोर्सेस है, सॉरी कितने मासेस है, M2 है और M3 है। क्या लिखेंगे, M2 प्लस M3 और मल्टीप्लाई कर देंगे जो आपने फोर्स लगाया डिवाइड बाय टोटल मास दैट इज M1 प्लस M2 प्लस M3। अगर भेजा में सेट हो गया है तो आप बताइए क्लियर है कि नहीं?
अगर क्लियर हो गया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि क्लियर है। क्लियर सर। आगे बात करते हैं, अब इसको बात करते हैं। इस टेंशन को देखना है, इस टेंशन को अगर निकालना है तो आपको फोर्स के तरफ का मास नहीं देखना, उसके बाद क्या मास है ये देखना होता है। तो आपको दिख रहा है m3 है, तो यहां से T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, m3 इंटू f डिवाइड बाय टोटल मास दैट इज m1 प्लस m2 प्लस m3। बोलिए, निकाल लिए? क्लियर है कि नहीं? सारे कंडीशंस क्लियर हो चुके हैं? ठीक है कि नहीं? तो हम इसके लिए अलग से और कोई न्यूमेरिकल वगैरह बनवा के आपका टाइम पास नहीं करवाना चाह रहे हैं। ऑलरेडी आप इस टाइप के क्वेश्चंस देख चुके हैं। हाँ कि ना बोलिए, इसमें लेना है क्या? अच्छा ठीक है, कोई बात। चलिए दो चार सवाल भी बना लेते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, देख लीजिए कि किस तरह का सवाल भी आता है। हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ सवाल हमने लिया है, ध्यान दीजिए। क्या है? अ मंकी ऑफ मास 20 kg इज होल्डिंग अ वर्टिकल रोप। ठीक है, मान लीजिए इस तरह से कोई रोप है जो सीलिंग से कनेक्टेड है। वर्टिकल रोप बोला है तो इस तरह से हमने लगा दिया, और यहाँ पर मंकी जो है लटक रहा। मंकी बनाने हमको भाई आता है नहीं, ठीक है, तो आपको मंकी बनाने बोला भी नहीं जा रहा है। ठीक है, ये पूंछ बना दिए, समझ जाइएगा, मंकी है, होल्ड करके रखा है। ठीक है, ठीक है। तो मास ऑफ मंकी इज 20 kg। मंकी के बारे में बात कर रहे हैं। मंकी, इसका मास कितना है बच्चा? 20 kg। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जो भी डाटा मिलता है उसको लिखते चलिए, ठीक है ना, तब जाकर के आपको पता चलेगा आगे क्या करना। द रोप विल नॉट ब्रेक व्हेन a mass of 25 kg is suspended from it, but it will break if the mass exceeds 25 kg। बोल रहा अगर कोई मास इस स्ट्रिंग पे, इस रोप पे 25 kg का लगा रहे तो ये स्ट्रिंग नहीं टूटेगा। अगर 25 kg से ज्यादा लगा दोगे तो ये टूट जाएगा। इसका मतलब इस स्ट्रिंग का जो टेंशन है वो क्या है ये निकालना होगा, दैट इज मैक्सिमम टेंशन। इसका औकात क्या है इस स्ट्रिंग का, जो कि टेंशन है। कैसे निकालोगे? तो निकालने के लिए आप अपने मन से साइड में जाओ और ये सोच लो कि यहां पर क्या लगा हुआ है, 25 kg का कोई चीज लगा हुआ है। अगर 25 kg है तो ये नहीं टूटेगा, अगर इससे ज्यादा हो जाएगा तो टूट जाएगा। मतलब इसका औकात अगर निकालना है जो कि टेंशन है, कैसे निकालोगे? 25 kg लगा दो। अब टेंशन कैसे होगा भाई? इसका वेट नीचे के डायरेक्शन में काम कर रहा है ना, कितना हो जाता है सर? mg होता है। सो आप यहां से मैक्सिमम टेंशन निकाल सकते हैं कि इस रस्सी का औकात क्या है। क्लियर है कि नहीं? तो यहां नहीं लिख करके हम यहां लिख रहे हैं, चीजें वहां समझ पा रहा है कि नहीं? यहां पर हम बात कर रहे हैं स्ट्रिंग के बारे में। क्या लिखा है? रोप लिखा है, तो रोप लिखते हैं। इस रोप के बारे में टेंशन लिख रहे हैं, इसका मैक्सिमम जो टेंशन है, जितना ये बर्दाश्त कर सकता है, वो यहां से निकाल रहे हैं। दैट T will be equal to mg। Yes or no? So what is the mass of that block is 25 kg into g। g आपको लेने बोला है सवाल में 10, तो आप यहां से 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लीजिएगा। यहां से आपको मिल जाएगा टी मैक्स दैट इज 250 न्यूटन। क्लियर है कि नहीं? मतलब ये जो रस्सी है ये वही रस्सी है, इसका टेंशन आपको पता है। इस रस्सी का आपको क्या पता चल गया? टेंशन पता चल गया। इस रस्सी में जो टेंशन है वो पता चल गया। अब इस पर मंकी लटका हुआ है जो कि कितना मास का है? 20 kg का है। क्या टूटेगा? नहीं टूटेगा भाई, 20 kg तो बर्दाश्त कर ही सकता, 25 kg तक बर्दाश्त कर सकता। आगे पढ़ते हैं, सवाल में क्या बोला। What is the maximum acceleration with which the monkey can climb up along the rope? किस एक्सेलरेशन के साथ ये मंकी ऊपर के तरफ इस स्ट्रिंग के हेल्प से चढ़ सकता है? तो लेट्स सपोज द एक्सेलरेशन ऑफ द मंकी इज a। क्लियर है कि नहीं? तो इस सिचुएशन में एक्सेलरेशन इसका निकालना है। बोलिए, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अरे भाई, क्लियर है कि नहीं? तो इस पर कौन कौन सा फोर्स काम करेगा भाई? एक तो स्ट्रिंग है, उस पर टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, लेकिन मंकी का खुद का भी तो मास है। अगर इसका मास पर ध्यान दे तो इस पर भी तो क्या लगेगा? नीचे के डायरेक्शन में mg। और इसका मास कितना है? 20 kg है। ध्यान रखिएगा, यहां पर mg लिखते समय ये 25 मत लिख दीजिएगा। उस मंकी का मास कितना दिया है यहाँ पर? 20। क्लियर है कि नहीं? तो चलिए, इक्वेशन अभी भी वही हमारा इक्वेशन है। आराम से क्या लिखते हैं भाई? सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स विल बी इक्वल टू ma। एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में कौन सा फोर्स दिख रहा है हमें? टेंशन दिख रहा है, माइनस अपोजिंग फोर्स सर mg दिख रहा है। m इज बच्चा 20 लिखना है, 25 मत लिखना। और g कितना है? g 10 लेना है, 10 ले लिया हम। फिर ma, तो किसके बारे में बात हो रहा है? कौन एक्सेलरेट कर रहा है? मंकी। मंकी का मास 20 लिख रही है। एक्सेलरेशन तो आपसे पूछ रहा है,
ए लिख दिया हमने, क्लियर है कि नहीं? नाउ टेंशन के बारे में पता है, टेंशन मैक्सिमम टेंशन के बराबर ही होगा, क्लियर है कि नहीं? जो टेंशन इसका है स्ट्रिंग का वो मैक्सिमम टेंशन को लीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा 250 माइनस 200 इक्वल टू 20A, दैट इज आप यहाँ कह सकते हैं 50, ये डिवाइड कर लो भाई 20 से, तो यहाँ पर A आ जा रहा है, यहाँ पर आ जाएगा एक्सेलरेशन का वैल्यू A इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत अच्छा सवाल था, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन होगा। इस एक्सेलरेशन से ये ऊपर की तरफ जा सकता है, और अगर इससे ज्यादा एक्सेलरेशन से चला जाएगा तो क्या होगा सर? टूट सकता है। क्यों बोलो तो? क्यों बोलो तो? क्योंकि आपने मैक्सिमम टेंशन यहां पर बैठाया है 250 न्यूटन। अगर इससे ज्यादा एक्सेलरेशन से जाएगा, आप पुट करके देख लीजिएगा टेंशन कितना आ जाएगा। मान लीजिए आप 2.5 की जगह कितना बैठा लीजिए, 3 न्यूटन बैठा के देख लीजिए, किस पे? सॉरी एक्सेलरेशन की जगह 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बैठा के चेक कर लीजिए कि टेंशन का वैल्यू कितना आ रहा है। अगर टेंशन का वैल्यू 250 या 250 से कम आएगा तब तो ठीक है, लेकिन अगर 250 से ज्यादा आ गया टेंशन तो वो टूट जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? सवाल क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट मस्ट बी क्लियर। इस सवाल से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्या समझ रहे हैं, क्लियर है कि नहीं है? चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। हम आगे बढ़ रहे हैं, सिंपल सिचुएशन आपको दिया हुआ समझाते हैं। 3 मासेस है, 2 kg, 3 kg और 5 kg का। 2 kg और 3 kg के बीच जो स्ट्रिंग है उस पर मास है T1 और सॉरी टेंशन है T1, और 5 kg और 3 kg के बीच में जो स्ट्रिंग है उसका टेंशन है T2। ये जो सरफेस पे रखा हुआ तीनों ऑब्जेक्ट वो फ्रिक्शनलेस है, और साथ में जो स्ट्रिंग का आप यूज कर रहे हैं वो वेटलेस है, वेटलेस स्ट्रिंग। आप एक फोर्स लगा रहे हैं इधर 2 न्यूटन पर, 2 kg मास पर एक फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन का। आपसे पूछा जा रहा है कि इस स्ट्रिंग पे जो T1 टेंशन है वो कितना है, फाइंड T1। ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास, क्लियर है कि नहीं? तो अगर आपको टेंशन निकालना है T1 तो आपको क्या देखना होता है, इसके सर फोर्स इधर दिख रहा है, मतलब टेंशन के राइट साइड में, अगर लेफ्ट साइड फोर्स है तो राइट साइड में जो मासेस है उस पर ध्यान देना होता है। अगर आप इसको M1 कह रहे हैं, अगर आप इसको M2 कह रहे हैं, अगर आप इसको M3 कह रहे हैं, तो क्या लिखेंगे सर? M2 प्लस M3 इंटू फोर्स, जो आपने फोर्स लगाया, डिवाइड बाय टोटल मास, दैट इज M1 प्लस M2 प्लस M3। रट्टा मारने से नहीं होगा, आपको समझना पड़ेगा कि क्या होगा। सो T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2, सॉरी M2 प्लस M3, M2 प्लस M3, 5 6 7 8, 8 इंटू F, F इज 10 अपॉन टोटल मास 5 6 7 8 9 10, 10 आ गया, तो यहां से ये कट गया, कितना आ गया 8 न्यूटन। सिंपल इस तरह के सवाल आते हैं 8 न्यूटन। और आपको मैं बता दूं OJEE का सवाल है, ओडिशा ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2002 का सवाल है। इस तरह का एंट्रेंस में भी सवाल आते हैं, आपको लगेगा कि बहुत टफ कुछ आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं, क्लियर है कि नहीं? अगर यहां से T2 पूछा जाता तो क्या करते हैं, सिंपल ये M3 इंटू F करते हैं। आप क्या करते हैं, M3 इंटू F डिवाइड बाई टोटल मास करते हैं, क्लियर है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है, ये सिचुएशन को समझते हैं पहले क्या कह रहा है। देखिए ये सीलिंग है, सीलिंग से एक स्ट्रिंग की मदद से एक 15 kg का ब्लॉक कनेक्टेड है, फिर इससे एक स्ट्रिंग की मदद से 10 kg का एक ब्लॉक कनेक्टेड है, और इससे एक स्ट्रिंग की वजह से मदद से 5 kg का एक ब्लॉक कनेक्टेड है। 3 डिफरेंट स्ट्रिंग है, इसलिए 3 डिफरेंट टेंशंस होगा, T1 T2 T3 हमने लिख दिया है। सवाल में ये बोला जा रहा है, इफ द स्ट्रिंग ब्रेक्स फ्रॉम द सीलिंग इट फॉल्स फ्रीली। अगर सीलिंग से जो स्ट्रिंग कनेक्टेड है वो ब्रेक हो जाए, टूट जाए, तो ये फ्रीली फॉल करना स्टार्ट कर जाएगा, फ्री फॉल जिसे आप कहते हैं कंडीशन। इस सिचुएशन में आपको यहां पर ऑप्शन दिया हुआ है T1 का जो वैल्यू है, दैट इज इस स्ट्रिंग का, मतलब 10 kg और 5 kg जिस स्ट्रिंग के बीच में प्रेजेंट है, जिन ब्लॉक्स के बीच में जो स्ट्रिंग प्रेजेंट है उनमें जो टेंशन आ रहा है दैट इज T1, वो कितना होगा, 300 न्यूटन, 250 न्यूटन, 50 न्यूटन और 0। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए, फटाक से खत्म हो जाएगा खेल। बच्चा देखिए ध्यान से, अगर ये ब्रेक कर जाएगा तो ये फॉल होना शुरू हो जाएगा, और इस सिचुएशन में इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम बनाए 5 kg वाला का, 5 kg वाला का बनाए फ्री बॉडी डायग्राम, तो क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा। इसका तो वेट काम कर रहा है mg, अरे मूव करे या ना करे वेट तो mg लगेगा, टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है T1, क्लियर है कि नहीं? और जब ये ब्रेक हो जाएगा तो नीचे जाएगा, और मान लेते हैं a एक्सेलरेशन से जाएगा, और फ्री फॉल में आपको पता है a एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, g के बराबर होता है, क्लियर है कि नहीं? बस इक्वेशन लिखिए, सपोर्टिंग फोर्स a की तरफ जो फोर्स है, सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स इज इक्वल टू ma। तो ma लिखने की जगह a की जगह क्या लिख सकते हैं, g लिख सकते हैं बच्चा, ये g इधर आ जाएगा, सॉरी mg इधर आ जाएगा, mg माइनस mg इक्वल टू T1, सो T1 बिकम्स 0। तो ऑप्शन में एक 0 भी था, ऑप्शन डी जो है 0 होगा, क्लियर है कि नहीं? इस स्ट्रिंग में कोई टेंशन रहेगा ही नहीं, मतलब ये लूज हो जाएगा, टेंशन नहीं रहेगा मतलब लूज हो जाएगा। जब ये फ्री फॉल में जाएगा ना, ये स्ट्रिंग जो है लूज हो जाएगा। जब तक टाइट रहता है स्ट्रिंग
उस पर टेंशन रहता ही रहता है। अगर 0 आ रहा टेंशन मतलब वो स्ट्रिंग लूज हो चुका है। क्लियर है कि नहीं? तो चलिए इस सेशन को करेंगे हम यहीं पर समाप्त। अगर सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करते हुए जाइएगा। अगर कोई डाउट रह जाता है या कोई सजेशन है आपको इस तरह के वीडियोस के लिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच।